सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 से कवि उमाशंकर जोशी जी की कविता छोटा मेरा खेत लेकर प्रस्तुत हूँ। उमाशंकर जोशी जी का परिचय आप इसकी पहली कविता बगलों के पंख में देख चुके हैं। अब हम यहाँ उनकी दूसरी लघु कविता का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसमें आप ऊपर चित्र में देख सकते हैं, एक खेत का दृश्य है और दूसरे तरफ एक पन्ना है। तो यहाँ जो कविता है वो लगभग इस चित्र के समान ही है कि कवि का कहना है कि उनका जो पन्ना है वह छोटे से खेत की तरह है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं इस कविता का सार। यहाँ प्रस्तुत कविता छोटा मेरा खेत खेती के रूपक में कवि कर्म के हर चरण को बांधने की कोशिश के रूप में पढ़ी जा सकती है। तो जब भी आप कविता पढ़ें तो उसका सार अवश्य पढ़ लिया करें, क्योंकि इस सार से बहुत से प्रश्न के उत्तर बनते हैं और पूरा अर्थ आप इससे समझ सकते हैं। तो ये जो कविता है छोटा मेरा खेत, खेती के रूपक में कवि कर्म के हर चरण को बांधने की कोशिश के रूप में पढ़ी जा सकती है। अर्थात कवि जो भी काम करता है, कवि क्या काम करता है? कविता लिखने का। अब कविता लिखने के काम के भी कुछ चरण होते हैं। उसके दिमाग में कोई विचार आता है, फिर उनको वो शब्दबद्ध करता है, उस पर कल्पनाएं करता है। तो बस कवि के जो काम हैं उनके चरण को वो खेती से यहाँ पर रूपक के रूप में स्थापित कर रहे हैं। खेत में किसान खेती कैसे करता है? पहले वो बीज डालता है, उस बीज पर वह खाद पानी डालता है, सूरज की किरणें पड़ती हैं, धीरे से उसमें अंकुर आते हैं, धीरे से उसमें वो सिंचाई करता है, वो पौधा बढ़ता है, उसमें से पुष्प और पत्ते निकलने लगते हैं। तो बस वैसा ही कुछ कवि का कर्म है जिसे यहाँ पे चरणबद्ध रूप से दिखाया गया है। कागज का पन्ना जिस पर रचना शब्दबद्ध होती है, कवि को एक चौकोर खेत की तरह लगता है। अर्थात जिस तरह से किसान खेत पर खेती करता है, वैसे ही कवि को उसके कागज का जो पन्ना है वो भी खेत की तरह लगता है, क्योंकि उस पर वो अपना कर्म करता है किसान की तरह। इस खेत में किसी अंधड़ के प्रभाव से किसी क्षण एक बीज बोया जाता है। यहाँ अंधड़ का आशय दिया है भावनात्मक आंधी। तो अचानक जैसे कोई खेत में आंधी चलती है और कोई बीज ज़मीन पे दब जाता है, वैसे ही कवि के दिमाग में कोई भावनात्मक आंधी आती है और एक विचार का बीजारोपण हो जाता है। यह बीज रचना, विचार और अभिव्यक्ति का हो सकता है। यह मूल रूप कल्पना का सहारा लेकर विकसित होता है और इस प्रक्रिया में स्वयं विगलित हो जाता है। विगलित होना अर्थात गल जाना। तो ये जो बीज है धीरे धीरे खुद तो गल जाता है, अपने ऊपर एक अंकुर निकाल देता है, अंकुर इसका पैदा हो जाता है। तो वैसे ही कवि के दिमाग में जो भी विचार आता है वो कल्पना का सहारा लेके धीरे धीरे अंकुरित हो उठता है। उससे शब्दों के अंकुर निकलते हैं और अंततः कृति एक पूर्ण स्वरूप ग्रहण करती है। धीरे धीरे कवि शब्दों के माध्यम से अपने विचारों की अभिव्यक्ति शुरू करता है और एक रचना तैयार हो जाती है, जो कृषि कर्म के लिहाज से पुष्पित पल्लवित होने की स्थिति है। जिस तरह से किसान के काम में कोई भी अंकुर में से पत्ते निकलते हैं, फूल निकलते हैं, वैसे ही कवि की कविताएं धीरे धीरे शब्दबद्ध होते हुए एक बड़ी कविता का रूप धारण कर लेती है। साहित्यिक कृति से जो अलौकिक रसधारा फूटती है वह क्षण में होने वाली रुपाई का ही परिणाम है। रुपाई अर्थात बीज का बोना। तो कवि के दिमाग में जो बीज, विचार का बीज रोपित होता है वह क्षण भर में होता है और उस साहित्यिक कृति से अलौकिक रसधारा फूटती है। अर्थात उससे बहुत से जो पाठक हैं वो रसपान करते हैं, वह अद्भुत होता है। पर यह रसधारा अनंत काल तक चलने वाली कटाई, यहाँ कोष्ठक में दिया गया, उत्तम साहित्य कालजयी होता है और असंख्य पाठकों द्वारा असंख्य बार पढ़ा जाता है। अर्थात जब भी किसान खेत में फसल तैयार करता है वह उसकी एक बार कटाई करता है और एक बार में उसका मतलब रसपान किया जाता है। किंतु जो साहित्य के फसल की कटाई होती है वो साहित्य कालजयी होता है। अर्थात असंख्य पाठकों द्वारा लंबे समय तक पढ़ा जाता है, तो उससे लंबे समय तक रसपान किया जा सकता है। खेत में पैदा होने वाला अन्न कुछ समय बाद समाप्त हो जाता है, किंतु साहित्य का रस कभी चुकता नहीं, अर्थात खत्म
नहीं होता है। खेत की फसल साल 2 साल में खत्म हो जाएगी, किंतु साहित्य यदि एक बार रच दिया गया तो वह अनंत काल तक लोगों को, पाठकों को सुख पहुंचाता है, उन्हें प्रेरित करता है। तो आइए इस सुंदर सी कविता का आनंद उठाते हैं। बहुत ही छोटी सी सरल सी कविता है और चित्रों के माध्यम से मुझे उम्मीद है इसे आप अच्छी तरह से समझ सकेंगे। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज़ का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहाँ बोया गया। शब्दार्थ दिए हुए हैं, देखते जाएं। चौकोना अर्थात 4 कोनों वाला, स्क्वायर शेप भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। पन्ना अर्थात पृष्ठ, अंधड़ यानी आंधी, और क्षण यानी एक पल। तो कवि कह रहे हैं छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना। कवि का काम होता है कविता लिखना और किसान का काम होता है खेती करना। तो कवि ने यहाँ अपने कवि के कर्म को किसान के कर्म से रूपक स्थापित किया है। कवि कह रहे हैं कि मेरा जो कागज का पन्ना है वो छोटे से चौकोर खेत की तरह है। कवि का जो कागज का पन्ना है, आप चित्र में भी देख सकते हैं, वह चौकोर खेत की तरह है। कोई अंधड़ कहीं से आया, जैसे खेत में अचानक आंधी के जरिए कोई बीज उड़ता हुआ आता है और वहाँ पर जमीन पर दब जाता है, वैसे ही कवि कह रहे हैं कि अचानक कोई भावनात्मक आंधी चलती है और कोई विचार कवि के दिमाग में रोपित हो जाता है, अर्थात आ जाता है, कोई विचार उनके मन में पैदा होता है। तो यहाँ आप इसको एक सरल उदाहरण से समझ सकते हैं कि कभी आप कोई घटना देखते हैं, कोई दृश्य देखते हैं, तो अचानक वह आपके दिमाग में दिमाग को, मन को इतना अच्छा लगता है कि आपको लगता है कि इस विचार पर मैं कुछ अभिव्यक्त करूं, अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करूं, और उस पर आप धीरे धीरे अपनी अभिव्यक्ति देते हैं और एक रचना तैयार हो जाती है। बस वैसा ही कुछ यहाँ कवि के साथ हो रहा है कि अचानक कोई भावनात्मक आंधी चलती है और कोई विचार उनके दिमाग में पनपता है। आगे बढ़ते। कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। रसायन होता है सहायक पदार्थ। आप ऊपर चित्र में देख सकते हैं, एक पौधा है, उसके विकास में जो ज़रूरी तत्व हैं वो क्या हैं? पानी, खाद, मिनरल्स, सनलाइट, ऑक्सीजन, ये सारी जो तत्व मिलते हैं तो इन्हीं से वो पौधा पोषित होकर धीरे धीरे बढ़ता है। तो वैसे ही कवि की कल्पना से उसकी कविता पोषित होती है। निःशेष अर्थात पूरी तरह से, अंकुर अर्थात नन्हा सा पौधा, फूटे अर्थात पैदा हुआ, पल्लव यानी पत्ते, पुष्प यानी फूल, नमित होना अर्थात झुकना, विशेष यानी खास तौर पर। नीचे एक और चित्र आप देख सकते हैं जिसमें हमने एक पौधे का क्रम बताया है कि एक बीज से एक पौधा कैसे बनता है। बीज है, धीरे धीरे वो बीज थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसमें अंकुर निकला और धीरे धीरे वो बीज तो गल गया, उसमें पत्ते निकल आए, पत्ते के बाद उसमें फूल आ गए। तो बस वैसा ही कुछ कविता के साथ भी होता है। कवि कह रहे हैं कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निशेष। अब यहाँ बीज जो है वो है विचार। अभी हमने पिछली 4 पंक्तियों में देखा कि अचानक कोई आंधी चली और कवि के दिमाग में कोई विचार आया। अब वो विचार रूपी जो बीज है वो धीरे धीरे क्या हुआ, पूरी तरह से गल गया और वह बीज गल के कल्पना के रसायनों को पीकर पोषित हो गया। अर्थात वो विचार धीरे धीरे कवि ने कल्पना करना शुरू किया और वो विचार धीरे धीरे पोषित होकर बढ़ता गया। वो विचार अपने आप में बीज तो गल गया, किंतु उसके कल्पना के रसायनों को पीट के वो बड़ी कविता का रूप धीरे धीरे लेने लगा। शब्द के अंकुर फूटे, जिस तरह से बीज से अंकुर निकलता है, अंकुर पैदा होता है, वैसे ही कवि के विचार धीरे धीरे शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त होने लगे कागज पर। पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष, धीरे धीरे उस अंकुरित पौधे में पत्ते आते हैं, फूल आते हैं और वह पौधा उनके वजन से झुक जाता है। वैसे ही कवि के जो विचार थे वो शब्दों के माध्यम से व्यक्त होने लगे और धीरे धीरे वो कविता पोषित होती हुई बढ़ने लगी। जैसे पत्ते और फूलों से
वह पौधा झुक जाता है, वैसे ही यह कविता पूरी तरह से तैयार होकर पाठकों के समक्ष अपना रसपान करने हेतु झुक गई है। अर्थात वो कविता बन के तैयार है पाठकों के लिए कि वे उसे पढ़ें और उसका आनंद उठाएं। पुनः एक बार देखते हैं। कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निःशेष। अर्थात कवि के मन में जो विचार आया था वह कवि की कल्पना से पोषित होने लगा। धीरे धीरे कवि ने शब्दों के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करना शुरू किया और एक कविता तैयार हुई जो पाठकों के समक्ष अपना रसपान करने के लिए प्रस्तुत है, झुक के तैयार है। अब यहाँ अर्थबोध के कुछ प्रश्न देख लें ताकि आपको अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ जाए। कवि ने इस कविता में किस किसके कर्म की तुलना की है? तो कवि के कर्म की और कृषक के अर्थात किसान के कर्म की। बीज बोने का क्या तात्पर्य है? बीज बोना अर्थात कवि के दिमाग में नया विचार आना। कवि के विचार किन रसायनों से प्रोषित होते हैं? तो जिस तरह से पौधा सूरज की किरणों से, पानी से, मिट्टी, मिनरल से पोषित होता है, वैसे ही कवि के विचार कल्पनाओं से पोषित होते हैं। बीज में अंकुर, पत्ते, फूल आने पर वो कैसा हो जाता है? वो वृक्ष बन के, पौधा बन के झुक जाता है। कविता कैसे झुकती है? कविता पाठकों के सामने अपने रसपान हेतु झुक जाती है। अर्थात कविता हमारे सामने पुस्तक के रूप में एक पृष्ठ में तैयार होके आती है और वो हमारे सामने प्रस्तुत है कि हम उसे पढ़ें और उसका रसपान करें। आगे बढ़ते हैं। अंतिम पद्यांश। झूमने लगे फल रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की। लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती, रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना। अलौकिक का मतलब होता है दिव्य, अद्भुत, जो इस लोक की नहीं होती, इस दुनिया की नहीं है, किसी और लोक की है, दिव्य या अद्भुत। रस अर्थात साहित्य का आनंद, इसे फल के रस के रूप में भी आप देख सकते हैं। रोपाई अर्थात छोटे छोटे पौधों को खेत में लगाना। अमृत धारा अर्थात रस की धाराएं। अनंतता अर्थात सदा के लिए। अक्षय जिसका कभी नाश ना हो। पात्र यानी बर्तन या काव्य आनंद का स्रोत। अब कवि की जो कविता है वो धीरे धीरे तैयार हो गई शब्दों के माध्यम से। अब क्या है, जैसे पौधा एक तैयार हो जाता है, उसमें धीरे धीरे पत्ते आएंगे, फूल आएंगे और फिर फल आ जाते हैं और फिर फलों से हमें अलौकिक आनंद प्राप्त होता है। जब हम उन्हें खाते हैं तो उनका हम रसपान करके अलौकिक आनंद प्राप्त करते हैं और उन रस से अमृत धाराएं फूटती हैं। तो बस कुछ दिन हम उन फलों को खाते हैं और कुछ दिन बाद वो फल समाप्त हो जाते हैं। तो ये कृषक कर्म में होता है। किंतु कवि के कर्म में क्या होता है? झूमने लगे फल रस अलौकिक, अर्थात धीरे धीरे जिस तरह से खेत में फसल तैयार हो जाती है, उसमें फल आ जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ कवि के विचारों से अंकुर निकला, अर्थात उन्होंने शब्दों के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त किया और उन्हें एक कविता तैयार हो गई। उस कविता से अलौकिक रस मिल रहा, अर्थात जब उस कविता को पाठकों ने पढ़ा तो उससे एक दिव्य आनंद की अनुभूति होने लगी। अमृत धाराएं फूटती, अर्थात उससे अनेक प्रकार के रसों की अनुभूति होने लगी। रस हम जानते ही हैं, हमारे साहित्य में 11 रस माने जाते हैं, तो प्रत्येक कविता से हमें अलग अलग रस मिलता है। तो वैसे ही कवि कह रहे हैं कि इस कविता से एक दिव्य रस की अनुभूति पाठकों को होने लगी। रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की। अब ये विशेषता है कवि कर्म की। क्या विशेषता है? कि कवि के दिमाग में जो विचार आया था वो क्षण भर में आया था। एक पल में कोई विचार उनके दिमाग में बो दिया गया था। कटाई अनंतता की, जब उसी विचार ने यहाँ एक कविता का रूप धारण किया तो ये कविता अनंत काल के लिए पाठकों के समक्ष उनको रसपान कराने हेतु प्रस्तुत है। अर्थात इस कविता को पढ़ के अनंत काल तक कोई भी आनंद की अनुभूति कर सकता है, कोई प्रेरित हो सकता है। तो जैसे यहाँ मैंने एक चित्र दिया है नीचे रामचरितमानस का। श्री रामचरितमानस आज से लगभग 16वीं शताब्दी में लिखी गई होगी। तुलसीदास जी ने लिखी थी,
किंतु आज भी जब हम इस ग्रंथ को पढ़ते हैं तो यह हमें उतना ही प्रेरित करता है, उतना ही आनंदित करता है। तो इसका जो रोपाई थी वो क्षण भर की रही होगी कवि के दिमाग में, किंतु ये अनंत काल तक पाठकों को आनंदित कर रहा है, उनको रसपान करा रहा है। और दूसरी तरफ आप देखिए टमाटर के फल हैं। ये टमाटर के फल कितने दिन चलेंगे? ये फसल लद गई है, तैयार है, इसको हम खाएंगे, कुछ महीने खाएंगे, कुछ साल खाएंगे, उसके बाद इसका हम रसपान नहीं कर सकते। तो अंतर ये है कृषक कर्म में और कवि कर्म में। जो किसान का कर्म होता है वो कुछ समय तक आनंद देता है, रस की अनुभूति देता है, किंतु कवि का जो कर्म होता है वो लंबे समय तक पाठकों को आनंद की अनुभूति कराता है। लुटते रहने से ज़रा भी नहीं कम होती। अर्थात जो किसान की फसल है उसको यदि कोई लूटेगा तो वो तो खत्म हो जाएगी, किंतु कवि की जो फसल है अर्थात कविता, उसका आप जितना भी रसपान करें, जितना भी सुनाएं दूसरों को, वो उतनी ही ज़्यादा लोगों को आनंदित करती है, उसका आनंद कभी कम नहीं होता है। रस का अक्षय पात्र सदा का छोटा मेरा खेत चौकोना। कवि अपनी कविता को क्या बोल रहे हैं? कविता को बोल रहे हैं कि उनका जो कविता का काव्यानंद का जो स्रोत है, बर्तन है, वो अक्षय है, अर्थात जिसका जो कभी नष्ट नहीं होगा। अक्षय पात्र किसके पास था? द्रौपदी के पास। ऐसा बर्तन था जिससे वो जितने लोगों को चाहे वो भोजन करा सकती थी। तो वैसा ही कविता का स्रोत है कि इसका आनंद जितने लोग चाहें उठा सकते हैं, ये कभी भी ख़त्म नहीं होता है। तो कवि कह रहे हैं कि उनके पास भी काव्य आनंद का ऐसा स्रोत है जो हमेशा के लिए लोगों को आनंदित कर सकता है। तो कवि के पास भी एक छोटा सा चौकोर खेत है, अर्थात कागज़ का पन्ना है, जिस पर वे कविताएं लिखते हैं और उस कविता से सदा सदा के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, आनंदित कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यह कविता आपको समझ में आई होगी। हम इसके कुछ और शिल्प सौंदर्य से संबंधित बिंदुओं को समझते हैं। इस कविता की भाषा तत्सम शब्दावली युक्त थी और खड़ी बोली थी। तत्सम अर्थात संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग भी हुआ है इसमें। शैली चित्रात्मक है, दृश्यात्मक है, बहुत से बिंबों का प्रयोग है इसमें। तो एक चित्र हमारी आंखों के सामने आता है। छंद मुक्त है, अलंकार में अनुप्रास, पल्लव पुष्पों में पौवर्ण की आवृत्ति है। विरोधाभास, लुटते रहने से ज़रा भी नहीं कम होती, अर्थात एक तरफ लूटने की बात की गई है और लूटने से कम नहीं हो रहा है, तो यहाँ विरोध का आभास है। रूपक, छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज़ का एक पन्ना। तो यहाँ खेत में कागज़ के पन्ने का रूपक स्थापित किया गया है। शब्द के अंकुर में भी रूपक है, दृश्य बिंब है और शांत रस है। तो ये शिल्प सौंदर्य से संबंधित कुछ बिंदु हैं जिन्हें आप ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।